हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगर आज वो वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ रिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिट किसे कहते हैं। ए रिट इज ए रिटन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट इन फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन, कमांड और ऑर्डर एक्सेट्रा। यानी रिट एक कोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश होता है जो एक वारंट के फॉर्म में होता है या फिर डायरेक्शन या कमांड के फॉर्म में होता है। दोस्तों, हमें तरह तरह के राइट्स तो मिले हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी। लेकिन जब तक ये राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तब तक हमारे इन राइट्स का तो कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 जगह बात की गई है। आर्टिकल 13 जो जुडिशरी रिव्यू के बारे में बात करता है, तो वहीं आर्टिकल 359 इमरजेंसी के अलावा बाकी किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को कर्शल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बताया गया है। दोस्तों, आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 32 है जो फंडामेंटल की प्रोटेक्शन की बात करता है, वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 2 तरह के राइट्स और पावर की बात करता है। पहला, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरा, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 5 तरह के रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 के इसी फीचर के वजह से सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर एंड गारंटर माना जाता है। और इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। रिट इशू करने की जो पावर आर्टिकल 32 को दी गई है, सेम वही पावर आर्टिकल 226 को दी गई है। आर्टिकल 226 को यूज करके आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 और 226 से आपको ये पावर मिली है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप पहले हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट को आपको ये बताना होगा कि आपने पहले हाई कोर्ट को क्यों अप्रोच नहीं किया। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को दोनों को भी रिट्स इशू करने की पावर दिए गए हैं, लेकिन दोनों में 2 तरह के मेजर डिफरेंसेस हैं। तो पहला जो है, आर्टिकल 32 में जो रिट्स इशू करने की जो पावर दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है। और आर्टिकल 226 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे पर्पस के लिए भी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उनके अगेंस्ट में भी आप रिट्स इशू करवा सकते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस है वो है आर्टिकल 32 पार्ट 3 में इंक्लूड होता है, इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो खुद एक फंडामेंटल राइट्स है। तो वहीं आर्टिकल 226 की जो रेमेडी है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिट्स पे। रिट्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्श्योररी, चौथा है प्रोहिबिशन और 5वां है क्वो वारंटो। तो ये सभी जो 5 रिट्स हैं वो लैटिन टर्म में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैबियस कॉर्पस को। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस ए बॉडी। इस रीट का मेन पर्पस है कि सिटीजन के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, यानी उन्हें जो इलीगल डिटेंशन या अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो आर्टिकल 22 इसे ये राइट देता है कि उसके अरेस्ट के 24 घंटे के भीतर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने ले आया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा उसे अपने पास नहीं रख सकती है। 24 घंटे के बाद इसे इलीगल डिटेंशन माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में
हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। तो ये रिट पिटिशन उस एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में उसकी मदर या फादर या वाइफ या ब्रदर सिस्टर और इवन फ्रेंड्स भी फाइल कर सकते हैं। जब भी आप इस रिट पिटिशन को पर्सन को रिलीज करने के लिए आप जब फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पुलिस अथॉरिटी से ये पूछती है कि किस बेसिस पे आपने इस पर्सन को डिटेन किया है। अगर वो वजह अनरीजनेबल लगती है तो इस पर्सन का डिटेंशन खत्म हो जाता है और उसे इमीडिएटली रिलीज किया जाता है। तो ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशंस बताए गए हैं जिसमें आप इस हेबियस कॉर्पस के रिट्स को फाइल नहीं कर सकते। तो पहला है डिटेंशन इज लॉफुल। अगर ये डिटेंशन लॉफुल है तो आप इसको फाइल नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का अवमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, इस केस में भी आप इसको फाइल नहीं कर सकते। तीसरा है डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो डिटेंशन कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, जो कार्यक्षेत्र है, उसके अगर बाहर का है तो वहाँ पे भी आप ये फाइल नहीं कर सकते। और चौथा है डिटेंशन इज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक ऐसा डिटेंशन जो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू किया गया है, उस केस में भी आप इसको फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक फेमस केस लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में उस व्यक्ति ने अपनी सज़ा को कंप्लीट कर लिया था और फिर भी उसको एक्स्ट्रा 14 साल के लिए जेल में रखा गया था, जिस रिट का यूज़ किया गया और उसको इमीडिएटली रिलीज किया गया। तो साथ ही उसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए गए। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो एक पर्सन को रिलीज के लिए यूज किया जाता है जिसे इलीगली डिटेन किया गया हो। अब हम बात करते हैं मैंडेमस के बारे में। इसका मतलब होता है बी कमांड। ये रिट पिटिशन आप किसी भी सरकारी ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ की जा सकती है अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो और इसकी वजह से आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो। ये जो है वो एक तरह का कमांड होता है जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरीज, नॉन स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज ट्रिब्यूनल पे यूज़ कर सकते हैं और उन्हें अपने पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने को कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक केस लॉ आता है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स। अब हम बात करते हैं थर्ड रिट के बारे में जिसका नाम है सर्श्योररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इस रीट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड दे सकते हैं लोअर कोर्ट को अपने सारे रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए, रिव्यू के लिए। रिव्यू में ये देखा जाता है कि लोअर कोर्ट के जो जजमेंट है वो इलीगल तो नहीं है। अब ये इनके जो जजमेंट है वो इलीगल कब हो सकते हैं? अगर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो, दूसरा लैक ऑफ जुरिस्डिक्शंस हो, तीसरा जुरिस्डिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा हो इनके जजमेंट में, तब ये इलीगल पाए जाते हैं। और जब उनके जजमेंट्स जब इलीगल पाए जाते हैं तो उन्हें क्वॉश किया जाता है और उनके जजमेंट्स को फिर कोई मान्यता नहीं रह जाती। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं दो। पहला है गुलापल्ली नागेश्वरा राव वर्सेस APSRTC और दूसरा है AK रायपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों केसेस रिलेट करते हैं रिट ऑफ सर्श्योररी को। इस केस में रिट ऑफ सर्श्योररी को अप्लाई किया गया था और दोनों ही केसेस के जजमेंट को क्वॉश कर दिया गया था। हम डिस्कस करते हैं फोर्थ रिट को जिसका नाम है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसे समझने के लिए हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्श्योररी को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी तरह प्रिवेंशन और क्योर में जिस तरह से डिफरेंस है, बिल्कुल वही डिफरेंस प्रोहिबिशन और सर्श्योररी में है। अगर आप इसे रिलेट करके याद करना चाहते हैं तो P से प्रिवेंशन रिलेट टू प्रोहिबिशन, C से क्योर रिलेट टू सर्श्योररी। इस तरह से आप इसको रिलेट करके ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे कि हमने देखा, अगर कोई जजमेंट अनाउंस हो गया है और वो इलीगल है तो उसे क्वॉश कराने के लिए, उसे क्योर करने के लिए हम रिट ऑफ सर्श्योररी का यूज़ करते हैं। पर अगर जजमेंट अनाउंस होने से पहले हम उसे रोक देना चाहते हैं या फिर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं फिफ्थ रिट के बारे में जिसका नाम है को वेरेंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट के थ्रू कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकती है कि आपका ये जो पब्लिक ऑफिस है वो किस अथॉरिटी से आपने एज्यूम किया हुआ है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उनको वो पब्लिक ऑफिस को छोड़ना होता है। इस राइट को कोई भी फाइल कर सकता है, इवन एक स्ट्रेंजर भी इसको फाइल कर सकता है।
आप ये रिट पिटिशन तभी फाइल कर सकते हैं जब उस पर्सन का उस पब्लिक ऑफिस के वजह से आपका कोई राइट वायलेट हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हो रहा हो, आप तभी उसको फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट को आपको ये बताना होगा कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो ये रिट पिटिशन आप सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ ही यूज कर सकते हैं, ना कि मिनिस्टर्स या फिर प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।